गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लेनॉर्ड और होलबेक्स का प्रयोग देखा था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, और उस प्रयोग में जो निष्कर्ष निकले, जो रिलेशन हमने पढ़े कुछ भौतिक राशियों में, जैसे तीव्रता और विद्युत धारा में, और निरोधी विभव और धारा में, आवृत्ति और निरोधी विभव में। तो इस प्रकार से काफ़ी रिलेशन है, और इसमें मुख्य जो टर्म है, मुख्य जो पद है वो दो है, एक तो तीव्रता और एक आवृत्ति। आपतित प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति में परिवर्तन करने पर विद्युत धारा में परिवर्तन होता है, और निरोधी विभव किस प्रकार से परिवर्तित होता है उसका अपन ने अध्ययन कर लिया था। और हमने ये भी देखा कि जब तक कैथोड पर एक न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश, एक विशेष आवृत्ति का प्रकाश जब तक नहीं डाला जाता, तब तक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ नहीं होता है, और उस न्यूनतम आवृत्ति को हम दहली आवृत्ति कहते हैं। तो हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी और हमने कुछ रिलेशन पढ़े, कुछ ग्राफ हमने पढ़े थे, और ये 5 हमने निष्कर्ष पढ़ लिए थे। छठा जो बिंदु है वो है, ये रिपीट हो गया, छठा जो बिंदु है वो है आवृत्ति। आवृत्ति एक विशेष न्यूनतम मान से कम मान पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। एक न्यूनतम, ये भी अपन ने पढ़ लिया था, देहली आवृत्ति, ये परिभाषा है यहाँ पे। तो एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति, अर्थात देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। अब है चिरसम्मत सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। या अपन यूँ कहें कि चिरसम्मत सिद्धांत जो है, जो पहले जो सिद्धांत मान्य था, जो पहले माना जाता था प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, और अब जो सिद्धांत माना जाता है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, और क्यों हम पहले जो सिद्धांत मानते थे उसके अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव की हम व्याख्या नहीं कर सकते। क्योंकि हमने जो अभी प्रयोग पढ़ा था, लेनॉर्ड और होलबेक्स का प्रयोग पढ़ा था, उसमें हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव की डिटेल पढ़ी, और उस डिटेल में हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से किसी भी कैथोड पर, किसी भी धातु के पृष्ठ पर अगर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है, और विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है। तो हम पहले जो अवधारणा थी, पहले जो सिद्धांत लागू हुए थे, उनके अनुसार हम प्रकाश विद्युत की व्याख्या क्यों नहीं कर सकते, उसके हमने कुछ बिंदु लिए हैं। तो पहला जो बिंदु है वो है चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार, जो पहले माना जाता था, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाकर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया जा सकता है। मतलब किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो है वो तीव्रता पर निर्भर करता है, ये बात मानी जाती थी, ठीक है। परंतु यथार्थ में अभी जो अपन ने प्रयोग पढ़ा, जो नया आया है, वो उसमें देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है, ठीक है। तो अंतर हो गया ना, कि पहले ये माना जाता था कि तीव्रता बढ़ाने पर हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकते हैं, जबकि वास्तविकता जो है, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है, उसमें तीव्रता चाहे आप कितनी बढ़ा दो, अगर आवृत्ति कम है, अगर आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आ गया कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, जो ये बात, तीव्रता वाली बात पहले मानी जाती थी, ठीक है। इसलिए हम चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो तीव्रता को मेन पॉइंट मानता था,
और अभी जो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए मेन जो चीज है वो है आवृत्ति। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, दोनों में अंतर हो गया। दूसरा पॉइंट, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की तीव्रता बढ़ाकर गतिज ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। गतिज जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ाकर? तीव्रता बढ़ाकर। जबकि गतिज ऊर्जा जो है, अब जो यथार्थ में जो हमने प्रयोग करके देखा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, उसमें क्या था कि गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती। किस पर निर्भर करती है? वो निरोधी विभव पर। और निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ये बात मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि ये देखिए चौथा पॉइंट, निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² बराबर eV0। V0 क्या है यहाँ पर? निरोधी विभव। तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रहा है? निरोधी विभव पर। और निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। देखो तीसरा पॉइंट, निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करता है और गतिज ऊर्जा निरोधी विभव पर निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा इनडायरेक्टली किस पर निर्भर करेगी? आवृत्ति पर। ठीक है, तो हमने जो प्रयोग किया उससे जो निष्कर्ष निकला, क्या निकला? गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, और यहाँ पर जो चिरसम्मत सिद्धांत था उसके अनुसार तीव्रता बढ़ाकर गतिज ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब जो गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर कर रही थी? तीव्रता पर। लेकिन अब जो प्रयोगों के अनुसार अपन ने सिद्ध किया प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, वो आवृत्ति पर निर्भर करेगा। तो परंतु यथार्थ में गतिज ऊर्जा का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ये भी उल्टा काम हो गया, तो इससे भी अपन नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार प्रकाश आपतन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के मध्य समय पश्चात होती है। पहले का जो सिद्धांत था वो क्या था? पहले का सिद्धांत ये था कि हमने पृष्ठ पर जो प्रकाश डाला वो प्रकाश जितनी एरिया में डाला जाता है, जैसे मान लो हमने जो प्रकाश डाला उसका जो एरिया है, कितनी एरिया में प्रकाश डाला गया, मान लो इतनी एरिया में हमने प्रकाश डाला, इतनी एरिया में प्रकाश आपतित हो रहा है, तो यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, मान लो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉनों पर वह प्रकाश समान रूप से वितरित हो जाता है। ये हमने 5 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो हमने जैसे इसके पृष्ठ पर प्रकाश डाला तो वह प्रकाश कितने इलेक्ट्रॉनों पर गिरा? 5 इलेक्ट्रॉनों पर गिरा। ठीक है, तो ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन उस प्रकाश को लेकर और आपस में बांट लेंगे बराबर बराबर। ठीक है, अब एक भी इलेक्ट्रॉन के पास में पर्याप्त ऊर्जा इकट्ठी नहीं हुई कि वो उस पृष्ठ को छोड़कर बाहर निकले, तो वो क्या करेगा? वो वेट करेगा कि और प्रकाश आए, मैं और ऊर्जा लूं, उसके बाद में निकलूं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो चिरसम्मत सिद्धांत है उसके अनुसार किसी भी पृष्ठ पर डाला गया जो प्रकाश है उसकी ऊर्जा उतनी एरिया पर समान रूप से विभाजित हो जाती है, जिससे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास पर्याप्त ऊर्जा इकट्ठी नहीं होती, इसलिए वो वहीं रहता है और प्रकाश के आने का वेट करता है। तो जैसे ही हमने प्रकाश डाला वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि जितनी ऊर्जा आई वो विभक्त हो गई। अगर ये 5 में नहीं बांटी जाती, अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को मिलती तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए पर्याप्त थी, और पर्याप्त होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन क्या करता? वहां से निकल जाता। लेकिन विभाजित होने के कारण किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास में पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त नहीं पहुंचे, इसलिए यहां से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हिलेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, ये पहले का चिरसम्मत सिद्धांत था ये। ठीक है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव में अभी जो क्या है,
अभी जैसे ही प्रकाश डाला जाता है पृष्ठ पर, तो वह केवल एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन के पास पर्याप्त ऊर्जा आ जाएगी तुरंत, तो वो तुरंत वहां से निकल जाएगा, तब वह ऊर्जा दूसरा इलेक्ट्रॉन ले सकेगा। ऐसा नहीं है कि आया और सबने विभाजित कर लिया, सबने आपस में बांट लिया। ठीक है, तो जैसे ही दहलीय आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश जैसे ही डाला जाता है, वैसे ही क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा का अवशोषण करेगा और वहां से निकल जाएगा। ठीक है, उसका स्थान कौन ले लेगा, अन्य इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अन्य इलेक्ट्रॉन उसका स्थान लेगा तो उसके पास वो प्रकाश आएगा, उसके पास वो ऊर्जा आएगी और वो ऊर्जा को ग्रहण करके वो वहां से निकल लेगा। बात समझ में आ गई ना। तो डाला गया जो प्रकाश है उसकी जो ऊर्जा है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित की जाती है यथार्थ में। अभी जो सिद्धांत चल रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव का, जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें चिरसम्मत सिद्धांत में क्या था, ऊर्जा का विभाजन हो जाता था और विभाजन होने के कारण किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास उत्सर्जित होने लायक ऊर्जा नहीं रहती। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये। तो ये है कि चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार क्या था कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में समय लगता। क्यों लगता समय, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जितनी ऊर्जा आती वो पूरे इलेक्ट्रॉनों में विभाजित हो जाती। ठीक है, तो चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार प्रकाश आपतन, फिर यहाँ कोमा लगा देना, प्रकाश आपतन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के मध्य समय पश्चाता होती है, समय लगता है, परंतु यथार्थ में नहीं होती है। यथार्थ में उसको समय नहीं लगता, तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। स्पष्ट है कि चिरसम्मत सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि जो हमने प्रयोग में देखा उसके अनुसार चिरसम्मत सिद्धांत मैच नहीं करता, उससे मिलान नहीं हो रहा। ठीक है, तो चिरसम्मत सिद्धांत जो है वो तीव्रता पर बेस्ड है, तीव्रता को मुख्य मानते हैं, और यहाँ जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसमें आवृत्ति को मुख्य माना जाता है। तो अंतर समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि पहले क्या था और अब जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए हमें क्या करना है। आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत एवं फोटोन अवधारणा। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत के बारे में बताया और उन्होंने फोटोन की अवधारणा दी कि फोटोन क्या होता है। फोटोन एक प्रकार का ऊर्जा का पैकेट है। ठीक है, तो उसके भी कुछ गुणधर्म हमने ले रखे हैं और आइंस्टीन ने एक समीकरण दी। उस समीकरण के माध्यम से प्रकाश विद्युत प्रभाव की स्पष्ट व्याख्या होती है और वो अपन अभी देखेंगे भी कि जो हमने प्रयोग में पढ़ा, हमने जो प्रयोग में जो निष्कर्ष निकाले वो निष्कर्ष आइंस्टीन के समीकरण से मैच करते हैं। आइंस्टीन ने जो समीकरण दी है उस समीकरण में वही पॉइंट्स आते हैं जो हमने प्रयोग में पढ़े थे। प्रयोग से जो निष्कर्ष निकला था वही पॉइंट्स आइंस्टीन ने अब अपने समीकरण से स्पष्ट किए। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन के जो समीकरण हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइंस्टीन के अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ऊर्जा का पैकेट, एक टुकड़ा, एक खंड, जिसको केवल एक इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर सकता है, उसका विभाजन संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ टुकड़ा एक इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, बाकी का दूसरे इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, ऐसा संभव नहीं है, उसका विभाजन संभव नहीं है। वह छोटा सा पैकेट है ऊर्जा का और वह पैकेट एक इलेक्ट्रॉन द्वारा ही ग्रहण किया जाता है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। क्वांटा मतलब एक पार्ट, सबसे छोटा पार्ट।
क्वांटा कहलाता है। फोटोन के गुणधर्म। फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के तुल्य होता है। फोटोन का वेग अपन v लेते हैं, जो किसके बराबर होता है, c के बराबर होता है। प्रकाश के वेग को c के द्वारा व्यक्त किया जाता है और कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश का वेग है और यही फोटोन का वेग होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, क्योंकि यह हमेशा गतिशील अवस्था में रहता है, इसलिए इसका विराम द्रव्यमान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण। ठीक है। फोटोन विद्युत उदासीन कण है, विद्युत उदासीन होते हैं वो। सापेक्षता के सिद्धांत से एक समीकरण, एक न्यूटन आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने ही ये दिया था। ये द्रव्यमान का है, द्रव्यमान में और वेग में रिलेशन दिया है, समीकरण दिया है। m0 क्या है, विराम द्रव्यमान। ठीक है, तो विराम द्रव्यमान m0 बराबर m √1 - v²/c²। ये आइंस्टीन के द्वारा दी गई समीकरण है। अब ये v क्या है, ये फोटोन का वेग है। ये c क्या है, ये प्रकाश का वेग है। लेकिन हम जानते हैं कि फोटोन का वेग जो v है वो किसके बराबर होता है, c के बराबर। तो यहाँ v की जगह अगर c आ जाए तो c² से c² कट जाएगा, कटने के बाद में यहाँ 1 आ जाएगा। c² में c² का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा और 1 - 1 क्या होगा, 0। 1 - 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये पूरा जो पद है वो क्या हो जाएगा, 0। तो m0 का जो मान है, विराम द्रव्यमान जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि स्पष्ट कीजिए फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। आपको ये सिद्ध करना है, आपको ये बताना पड़ेगा। तो कौन से सिद्धांत के अनुसार बताओगे आप, सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, जो आइंस्टीन ने दिया था। तो इस समीकरण से आप आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं कि m0 बराबर 0 कैसे आया। नंबर 4, फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है। ऊर्जा E जो है वो आवृत्ति के समानुपाती, जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। अब हमने जो धातु का पृष्ठ है उस पर हमने देहली आवृत्ति का प्रकाश डाला। देहली आवृत्ति का प्रकाश डालने का मतलब न्यूनतम से न्यूनतम आवृत्ति का हमने प्रकाश डाला कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ठीक है, और उससे ज्यादा आवृत्ति का अगर प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा कि कुछ जो ऊर्जा है, कुछ जो आवृत्ति है वो तो उसको निकलने में काम आएगी और जो शेष जो है वो उसको गति प्रदान करेगी। ये ठीक वैसा ही है, आपने सांप सीढ़ी या लूडा जो गेम है वो आपने खेला हुआ होगा। उसमें जब तक 6 नहीं आते, पासे में जब तक 6 नहीं आते तब तक जो गोटी है वो उसके अंदर से निकलती नहीं ना। तो गेम स्टार्ट करने के लिए हमें 6 चाहिए। अगर 6 से कम अगर हमारे पासे में आते हैं तब तक हम गेम स्टार्ट नहीं कर सकते ना। और अगर 6 से ज़्यादा आ जाएं तो 6 जो है वो तो उसको निकलने के लिए चाहिए और शेष जो नंबर हैं उससे क्या होता है, हम उसको आगे की ओर गति करवाते हैं ना। तो ठीक वैसे ही आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर देहली आवृत्ति से ज़्यादा है तो क्या होगा, देहली आवृत्ति तक की जो प्रकाश है वो तो उसको निकलने के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन को, और बाकी जो आवृत्ति बची वो उसको गति प्रदान करेगी। समझ में आ गया। जैसे अपन एक संख्या मान ले 10, ठीक है, कि हमें 10 आवृत्ति का प्रकाश डाला, उसमें से 5 आवृत्ति का प्रकाश उसको निकलने के लिए चाहिए। तो 5 आवृत्ति 5 हर्ट्ज तो उसको निकलने के लिए काम आ गई। शेष कितनी बची, 5 और बची ना। तो
वो 5 हर्ट्ज की आवृत्ति क्या करेगी, उस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। समझ में आ गया। तो यहाँ आवृत्ति अगर ज़्यादा है तो फोटोन की जो उत्सर्जित जो ऊर्जा का पैकेट है, जिस जो अपन जो हम पृष्ठ के ऊपर जो ऊर्जा डाल रहे हैं उसकी जो ऊर्जा है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो आवृत्ति है, आवृत्ति पर गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, ऊर्जा निर्भर करती है फोटोन की। और समानुपाती के चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर हम एक प्लांक नियतांक लगाते हैं h। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है ऊर्जा का। क्या बन जाता है, E बराबर h न्यू। ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊर्जा का फॉर्मूला, फोटोन की ऊर्जा कह सकते हैं या आपतित प्रकाश की ऊर्जा कह सकते हैं। हम किसी भी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश जो डालते हैं वो एक फोटोन के रूप में डाला जाता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में डाला जाता है। ठीक है। तो ये फोटोन की जो अवधारणा है वो क्लियर हो गई, उसके जो हमने गुणधर्म हम पढ़े वो भी क्लियर हो गए। परंतु न्यू बराबर क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। हमने तरंग के लिए हमने एक समीकरण पढ़ी थी, 11th क्लास में पढ़ी थी, आपको याद हो। v बराबर n लैम्डा तरंग हमने पढ़ी थी ना, हमने ध्वनि तरंगें पढ़ी थी। v बराबर n लैम्डा आपको याद होगा। v बराबर n लैम्डा, v बराबर n लैम्डा। ये सूत्र बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा है। v यहाँ पर क्या है, वेग, n क्या है यहाँ पर आवृत्ति, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है। यहाँ पर फोटोन के लिए अपन क्या ले रहे हैं, जो वेग ले रहे हैं वो हम c ले रहे हैं। ठीक है। इस फॉर्मूले को इस रूप में अगर व्यक्त करना है, v बराबर है लैम्डा, यहाँ पर v बराबर है लैम्डा लिखना है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, आवृत्ति के रूप में, v बराबर n लैम्डा, और इसको हम लिख सकते हैं n क्या है यहाँ पर आवृत्ति, n बराबर हम लिख सकते हैं v अपॉन लैम्डा। v यहाँ पर वेग है और लैम्डा है यहाँ पर तरंग दैर्ध्य। ठीक है। और यहाँ पर हमने जो वेग ले रखा है वो c ले रखा है, जो प्रकाश के वेग के बराबर है, और आवृत्ति n की जगह हमने ले रखा है न्यू। तो ये फॉर्मूला हमने ध्वनि तरंगों के लिए 11th क्लास में पढ़ा था, और वही जो फॉर्मूला है वो प्रकाश के लिए भी होता है। समझ में आ गया। अंतर केवल हमने क्या लिया, आवृत्ति n के स्थान पर हमने यहाँ आवृत्ति न्यू ले रखा है, और वेग v की जगह हमने ले रखा है प्रकाश का वेग c। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम प्रकाश के लिए भी फॉर्मूले का रूप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आवृत्ति बराबर वेग बटा तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति बराबर वेग बटा तरंग दैर्ध्य। तो हमने यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिया है, इस आवृत्ति न्यू के स्थान पर हम c बटे लैम्डा लिख सकते हैं। तो h c अपॉन लैम्डा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। E बराबर h c बटे लैम्डा, ये ऊर्जा का सूत्र बन गया लैम्डा के रूप में। ये भी ऊर्जा का ही फॉर्मूला है।
ये आवृत्ति के रूप में है, ये तरंग दैर्ध्य और वेग के रूप में है। पांचवा है फोटोन का गतिक द्रव्यमान। E बराबर mc², ये भी आइंस्टीन का ही समीकरण है। m बराबर E/c², c² का इधर भाग लगा दिया तो m बराबर क्या गया, E/c²। E का मान क्या होता है, h², अभी अभी अपन ने पढ़ा है। तो E की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, h² लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर न्यू बराबर c/λ, इस न्यू की जगह क्या जाएगा, c/λ जाएगा। तो m बराबर hc/c² और ये लैम्डा, इसको चेंज किया है। ई की जगह हमने क्या लगा दिया, h² लगा सकते हैं, और न्यू की जगह क्या लगा दिया, c/λ। तो यहाँ गया h/c² और c/λ। c से c कट जाएगा तो यह जाएगा h/c⁻, m बराबर h/c⁻, ठीक है। तो E बराबर m बराबर E/c², E की जगह h²/c², न्यू की जगह हम मान रख देंगे, यहाँ पे c से c कट जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा। छठा पॉइंट फोटोन की तरंग दैर्ध्य, ये अपन कल पढ़ेंगे। यहाँ तक 5वें पॉइंट तक आज आप पढ़ोगे, इसको लिखोगे, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और ये उसमें आपके जो न्यूमेरिकल छोटे छोटे आते हैं, कि 2-2 नंबर के जो न्यूमेरिकल आते हैं उनमें ये सूत्र काम आते हैं। और आगे जो अपन अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी कहीं कहीं कुछ सूत्र इसमें से अपन ले सकते हैं, काम आ सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं बिल्कुल आसान है, ऊर्जा के फॉर्मूले, तो इनको आप पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।